pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम करने वाले हैं वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कल की क्लास में हमने 1986 का कॉपरा एक्ट किया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको 2002 की अमेंडमेंट भी करवाई थी और थोड़ा बहुत 2019 के बारे में बताया था। लेकिन आज जो हम पूरा ही 2019 में जो एक नया एक्ट ही आ गया, क्योंकि 1986 के बाद जो दो मेन अमेंडमेंट्स हुई 2002 और 2019, 2002 में तो सिर्फ एरिया ब्रॉड किया गया, लेकिन 2019 में इतने सारे चेंजेस आए कि नया एक्ट ही आ गया। 1986 को खत्म ही करके 2019 नया एक्ट ही बना दिया गया। क्योंकि देखो पहले इतना ऑनलाइन का जमाना नहीं था, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, ऑनलाइन चीजें आने लगी है, तो ऑनलाइन को भी इंक्लूड कर लिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गई, ये सब तो वो चीजें इंक्लूड की, तो इसका जो लेवल है बहुत ही हाई हो गया, जिसकी वजह से एक नया एक्ट हमारे सामने आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, राइट। सो अगर मैं बात करूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 was introduced in Lok Sabha by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution on July 8, 2019। बिल कब दिखाया गया, बिल कब मतलब शो किया गया, जुलाई 8, 2019 को इंडिया पार्लियामेंट ने रिसीव पास कब किया, 6 अगस्त 2019 को। ये ध्यान रखना भाई, दोनों इंपॉर्टेंट डेट है। बिल बना, बिल दिखाया किसने, लोकसभा, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो है, आई थिंक रामविलास, मिस्टर रामविलास, चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ, मिस्टर रामविलास पासवान, ठीक है, जुलाई 8, 2019 को शो किया गया, ठीक है, और पार्लियामेंट में पास कब हुआ, 6 अगस्त 2019 को ये बिल पास हो गया और नया एक्ट आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है, जिसमें टोटल चैप्टर क्या थे, 8 टोटल चैप्टर्स इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर फीचर्स की बात करें न्यू एक्ट की, तो ब्रॉडनिंग द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, इसने कंज्यूमर की डेफिनेशन को इंक्रीज कर दिया, अब ऑनलाइन चीजें भी इंक्लूड होगी। देखो वो याद है, ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इंटरनेट के थ्रू भी हम क्या है, फाइल कर सकते हैं। सीसीपीए बना, सीसीपीए क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई, ठीक है, स्पेसिफिकली ब्रॉडन द कंज्यूमर राइट्स बढ़ाए गए, राइट टू फाइल अ कंप्लेंट फ्रॉम एनीवेयर, पहले क्या होता था, जिस एरिया में सेलर है उस एरिया में जाके कंप्लेंट करनी पड़ती थी, अब हम कर सकते हैं राइट टू फाइल अ कंप्लेंट फ्रॉम एनीवेयर। फिर है राइट टू सीक कंपनसेशन अंडर प्रोडक्ट लायबिलिटी, पहले ध्यान रखना, पहले हम प्रोडक्ट लायबिलिटी ले सकते थे लेकिन सिविल कोर्ट से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिड्रेसल एजेंसीज के अंडर नहीं, सिविल कोर्ट से हम प्रोडक्ट की लायबिलिटी की डिमांड कर सकते थे, लेकिन अब सिविल कोर्ट को हटा के इसी एक्ट के अंडर ही हम प्रोडक्ट लायबिलिटी की डिमांड कर सकते हैं, सेक्शन 235 के अंदर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया। उसके बाद राइट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एज अ क्लास, सीक हियरिंग यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस, आ गया ना, कि सुनवाई हो सकती है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। राइट टू नो व्हाई कंप्लेन वाज रिजेक्टेड, अगर आपकी कंप्लेन रिजेक्ट हुई है तो उसका रीजन क्या है वो भी आपको बताया जाएगा। विद इन 21 डेज एक्सेप्ट या रिजेक्ट द कंप्लेन, 21 दिन के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपने जो कंप्लेन की है वो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, रिजेक्ट हुई है तो क्यों रिजेक्ट हुई है, ठीक है। उसके बाद मेडिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि अगर कोई कोर्ट केस में नहीं जाना चाहता तो मेडिएटर के थ्रू भी, मेडिएटर मतलब जैसे बिचौलिया बैठेगा जो दोनों पार्टीज की बात सुन के उनको आपस में जैसे कहते हैं ना कि वो बात सॉल्व करवाने की कोशिश करेगा, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेन सॉल्व कर सकते हैं। और अपील की लिमिट्स में चेंज आया, ये मैंने आपको कल भी करवा दी थी, इजी। ये थे कुछ नए फीचर्स नए एक्ट के, इसको लिखो, इनको अच्छे से जो है एक्सप्लेन करती हूँ। सो नेक्स्ट वन है कंज्यूमर। देखो अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर कौन है, कहता वो पर्सन, ठीक है, जिसने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पे गुड्स का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज है, ध्यान रखना, तो पर्सन हु बायज एनी गुड्स, ठीक है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए कंजप्शन के लिए, यूज करने के लिए, लेकिन अगर किसी पर्सन ने कोई गुड्स या सर्विसेज ली है फर्दर रीसेल करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, कमर्शियल पर्पस के लिए, तो वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस, और कमर्शियल पर्पस का क्या मीनिंग दिया है, लिख लो, डज नॉट इंक्लूड यूज्ड बाय अ पर्सन हु बॉट गुड्स एंड यूज्ड बाय हिम एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड बाय मींस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। समझे कि इसमें वो सारी ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी जिससे वो रीसेल कर रहा है या उसके आगे प्रॉफिट कमा रहा है। इट कवर्स ट्रांजैक्शन थ्रू ऑल मोड्स इंक्लूडिंग ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू हो, टेली शॉपिंग वगैरह, कुछ भी डायरेक्ट सेलिंग, तो वो चीजें इसमें नहीं आएंगी। तो कंज्यूमर कौन होगा, जिसने उस चीज को कंज्यूम किया है, यूज किया है, ठीक है, जिसने, तो वही क्या होगा, हमारा कंज्यूमर होगा।
समझ आई। और फिर कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, ये कल भी किया था ना, रिड्रेसल एजेंसीज वही है सेम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ठीक है। वही जो कल लिमिट्स करवाई थी वही रिवाइज होंगी यहाँ पे। 1986 में क्या लिमिट बनाएगी, 5 लाख तक कोई भी कंप्लेन होगी डिस्ट्रिक्ट, 5 to 20 लाख स्टेट, और 20 लाख से 1 करोड़ की जो कंप्लेन्स है वो नेशनल लेवल सुनेगा। 2002 में चेंज कर दी गई, 5 लाख से 20 लाख नहीं आ गया, 20 लाख से 1 करोड़ स्टेट पे चला गया, और 1 करोड़ से 10 करोड़ की कंप्लेन नेशनल के पास आ गई। लेकिन जब 2019 नया बिल आया, अब आपका ये चलता है, ठीक है। और कंपनी एक्ट में 2021 में इसको चेंज कर दिया, ये चलता है। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग पूछा गया है, राइट, ऑप्शंस के थ्रू। भी ऑप्शंस में क्या है, अब मेरे पास क्वेश्चन आया था पीजीटी लेवल में कि स्टेट लेवल कौन से अपील सुनता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि किसके थ्रू। अब ऑप्शन में सिर्फ ये वाला था, ये वाला था ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने मुझे 2019 के अकॉर्डिंग पूछा था। या तो ऑप्शंस के थ्रू आपको पता लग जाएगा, या क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कंज्यूमर एक्ट 2019 के थ्रू बताओ या कंपनी एक्ट, ठीक है। तो आप ये स्टार में इसलिए लगाएं कि क्वेश्चन ज्यादा इसके अकॉर्डिंग आते हैं, ओके, ठीक है। चलो, सो 2019 में अप टू 1 करोड़ की जो कंप्लेन है डिस्ट्रिक्ट, 1 करोड़ टू 10 करोड़ स्टेट, और 10 करोड़ से अब की कंप्लेन नेशनल लेवल में जाएगी। और 2021 में 50 लाख, 50 लाख से 2 करोड़, और 2 करोड़ से ज्यादा की किसमें जाएंगी, नेशनल लेवल। ये तो इजी है, तो कल भी किया है। डिस्ट्रिक्ट से कोई बंदा सेटिस्फाइड नहीं है तो स्टेट लेवल पे जो है कंप्लेन कर सकता है, स्टेट से नहीं है तो नेशनल लेवल, और नेशनल से नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में वो कंप्लेन कर सकता है। इजी, वही 30 डेज में कर सकता है, प्लस 15 डेज इफ वैलिड रीजन है तो वो आ जाएगा, 45 डेज पूरे हो गए, ठीक है। और एक लेवल अप ही कंप्लेन कर सकते हैं, और कंप्लेन विद इन 2 years होनी चाहिए जब भी वो आपका डिस्प्यूट अराइज हुआ है। वो सारी कंडीशंस यहाँ पे भी वही फॉलो होते हैं जो हमने कल की क्लास में की। इजी, सिर्फ लिमिट चेंज हुई है, ठीक है। इसको करो, नेक्स्ट करते हैं। चलिए, नेक्स्ट आ गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स भी हैं तीनों लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, जो कि एडवाइस करती हैं कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए और क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, राइट। तो वो चीज आ जाएगी। चैप्टर 2 में गिवन है ये, मतलब 8 चैप्टर है ना, तो उसमें चैप्टर 2 में यही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स 3 लेवल्स पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। सेम रिड्रेसल एजेंसीज की तरह डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाला स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, और नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, जो कि अब सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी नाम का बन गया, ठीक है। तो वो चीज जो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो बनाई है उसकी एटलीस्ट 2 मीटिंग्स इन ईयर होती है, ठीक है। और जो सेंट्रल लेवल पे उसकी 1 मीटिंग इन ईयर होनी चाहिए, एटलीस्ट चाहिए। ज्यादा कर सकते हैं अगर ये चाहे तो, लेकिन एक तो करनी ही करनी है, और इन्हें 2 करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा एक और चीज लिखो कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जो कलेक्टर है, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वही चेयरपर्सन होगा। कौन होगा, जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है, जो पर्सन, वही क्या होगा, चेयरपर्सन होगा इसका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं, स्टेट लेवल पे जो मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट, जो मिनिस्टर इंचार्ज है किसका, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट, वो इसका हेड होगा। और नेशनल लेवल की बात करूं या सेंट्रल काउंसिल की बात करूं, तो मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कौन होगा, चेयरपर्सन होगा। तो तीनों के चेयरपर्सन समझ आए। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीपीसी है हमारी, उसका जो डायरेक्टर है, कलेक्टर है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो स्टेट में मिनिस्टर इंचार्ज जो कंज्यूमर अफेयर्स का, स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर इंचार्ज जो है इसी का कंज्यूमर अफेयर्स का, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में वो पर्सन क्या होगा, चेयरमैन होगा। ये बनती क्यों है, टू रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स अंडर द एक्ट। इजी, ये समझ आया। तो सीपीसी समझ आए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल 3 लेवल पे बनती है, ये भी रिड्रेसल एजेंसीज की तरह। वो रिड्रेसल एजेंसीज हैं कि तरह के कोर्ट हैं कि केस सुनवाई के लिए होते हैं, ये होती है फॉर प्रमोशन, एडवाइस देने के लिए, ठीक है। तीनों लेवल पे बनती है ये भी। फिर आता है नेक्स्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर क्या होता है, फ्रॉडलेंट, जो सही नहीं है मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो न्यू एक्ट ने एक ब्रॉड डेफिनेशन दी थी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल शेयरिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन बाय कंज्यूमर इन कॉन्फिडेंस, कि अगर कोई कंज्यूमर आप पे ट्रस्ट करके आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो जरूरी थी इस ट्रांजैक्शन के लिए, और आप उसको आगे शेयर कर रहे हो, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। falsely represents that the goods are of a particular standard, कि आपने जानबूझ के रिप्रेजेंट किया कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं जबकि वो नहीं है, तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब लगा लो सीन है। मेक अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन किया आपने, मैन्युफैक्चर किया स्पूरियस गुड्स का, और ऑफरिंग सच गुड्स फॉर सेल, ठीक है, वो गुड्स जो हेल्थ के लिए हैजर्ड्स थी, ठीक है, वो वाली। नॉट इशूइंग बिल या कैश मेमो या रिसिप्ट फॉर द गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर, बिल नहीं दे रहे आप, ठीक है, तब भी आप यूटीपी में आओगे। रिफ्यूजिंग आफ्टर सेलिंग गुड्स टू
टू टेक बैक और विड्रॉ डिफेक्टिव गुड्स, कि आपने गुड्स बेच दी, वो गुड्स खराब थी, मतलब वापस करने आया और आपने मना कर दिया कि वापस तो होती नहीं थी, ठीक है, वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और परमिटिंग द होल्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स टू रेज देयर कॉस्ट बढ़ाने के लिए जानबूझ के आप क्या कर रहे हो, ब्लैक होर्डिंग पड़ा है ना, ये काला बाजारी करते हैं कि सामान छुपा लेते हैं, जब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएंगे तब बेचते हैं। ये हम मुझे लगता है अनियंस के साथ बहुत होता है हर साल, है ना, तो वो चीज वो भी किसमें आता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में। इजी समझ आया? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अलग है और जो रिड्रेसल एजेंसीज हैं अलग हैं, लेकिन तीनों ही लेवल पे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इनका अलग अलग काम है, अलग अलग बंदे, उसके प्रेसिडेंट है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज, और इसमें कौन है, मिनिस्टर इंचार्ज कंज्यूमर अफेयर्स के, या फिर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो डायरेक्टर कलेक्टर है वो वाला, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ये हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे, इसको कर लो पहले। सो नेक्स्ट है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये भी नया था इस एक्ट में, पहले ये नहीं होता था। मेडिएशंस का मतलब क्या, मैंने आपको भी बताया कि अगर कोर्ट केस करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो इसीलिए कुछ पर्सन्स बिठाए जाते हैं बाय द कोर्ट कि आप इनकी सुलह करवा दो, है ना, तो वो चीज क्या होती है, मेडिएशन या एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं इसको। चैप्टर 5 में आता है प्रोवाइड्स मेडिएशन। देखो क्या लिखा है, कहता है कोर्ट में डील करने में टाइम लगता है और प्रोसेस भी काफी लॉन्ग होती है, इसीलिए नए एक्ट में मेडिएशन की जो है फैसिलिटी दी गई। मेडिएटर के माध्यम से झगड़ा या केस सुलझा लिए जाते हैं ताकि कोर्ट में जाने की जरूरत ही ना पड़े, है ना, तो वही चीज है। द न्यू एक्ट प्रोवाइड्स फॉर मेडिएशन एज एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, मेकिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट एडजुडिकेशन सिंपलर एंड क्विकर, जिससे हेल्प होगा कंज्यूमर को एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन कंज्यूमर कोर्ट्स। तो इसलिए क्या किया गया, एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाए गए। इजी, आप अपने नोट्स में पूरा लिखना, मैंने भी देखो प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, एक ही बार में मेरा क्लियर हुआ था एक्सट्रैक्ट भी, ठीक है, पीजीटी भी, तो टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, सब हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट लायबिलिटी होता क्या है कि अगर प्रोडक्ट की वजह से कुछ प्रोडक्ट में डिफेक्ट था या सर्विसेज में डेफिशिएंसी थी, उसकी वजह से कोई हार्म हो जाता है, इंजरी हो जाती है किसी कंज्यूमर को, तो उसके लिए भी उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। पहले ये होता था बट थ्रू सिविल कोर्ट, कि कोपरा में इसका कोई भी नहीं था कि ठीक है कि हाँ कोपरा के अंडर हम इसको कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन सिविल कोर्ट के थ्रू हम डिमांड कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ही चैप्टर 6 में प्रोडक्ट लायबिलिटी इंक्लूड कर दी गई कि कंपनसेशन देना पड़ेगा फॉर एनी हार्म और इंजरी कॉज्ड बाय डिफेक्टिव गुड एंड डेफिशिएंट सर्विसेज। इजी समझ आया? और ये किस में आएगा, प्रोडक्ट लायबिलिटी आएगा चैप्टर 6 में, ध्यान रखना, चैप्टर 5 में एडीआर और चैप्टर 6 में प्रोडक्ट लायबिलिटी। सो इट मींस लायबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एंड सर्विसेज प्रोवाइडर और सेलर to compensate the consumer for any harm or injury caused by defective good or deficient services। कहता है बट इन अर्लियर 1986 का जो कंज्यूमर था उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट मिलती थी कंज्यूमर फोरम से, लेकिन अगर कंपनसेशन मांगना था तो सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था, नॉर्मल कोर्ट्स में, लेकिन अब कोपरा में ही ये इंक्लूड कर दिया, राइट। ये कर लो। अब 2 पॉइंट्स रह गए, एक तो एडवर्टाइजमेंट वाला कि अगर एडवर्टाइजिंग हम गलत देते हैं उसमें क्या होगा, और एक रह गया इनका डिफरेंस। फटाफट करो ये, फिर वो करते हैं। सो नेक्स्ट है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड पेनल्टीज, कि अगर कोई गलत एडवर्टाइज करता है कोई सेलर, ठीक है, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छा दिखा रहा है या स्टैंडर्डाइज दिखा रहा है और वो उतना अच्छा स्टैंडर्डाइज नहीं है, क्वालिटी वाइज नहीं है, तो उस टाइम उस पर क्या लगेगी, पेनल्टीज लगेगी। ये किसके अंदर आता है, चैप्टर 7, जो सीसीपी नहीं, कोपरा 2019 का चैप्टर 7 है, उसके अंदर ये आता है। क्या कहता है, जो सीपी है हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, वो इम्पोज कर सकती है, पेनल्टी लगा सकती है, फाइन लगा सकती है 10 लाख तक का, और जेल में भेज सकती है 2 साल तक अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करता है तो। लेकिन अगर वो फाइन भरने के बाद या जेल से आने के बाद फिर से उसको कंटिन्यू करता है तो वो फाइन 10 लाख से 50 लाख तक का भी हो सकता है, और 2 साल से बढ़कर वो इम्प्रिजनमेंट 5 साल तक की भी हो सकती है, राइट। मतलब स्टार्टिंग में पहली बार अगर कोई गलती की तो आपको पेनल्टी लगेगी 10 लाख तक की, ठीक है, और जेल होगी 2 साल तक की। लेकिन आप उस गलती को दोबारा दोहरा रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, तो वो जो फाइन है वो 50 लाख तक का हो सकता है, और जो हमारी इम्प्रिजनमेंट है, जेल है, वो 5 साल तक की हो सकती है। और इसके अलावा सीसीपी जो है प्रोहिबिट, बैन कर सकता है उस प्रोडक्ट को या उस पर्टिकुलर सर्विसेज को 1 साल तक। लेकिन अगर फिर भी आप वही गलती, वही जानबूझ के गलत एडवर्टाइजमेंट करके भी अपना दोहरा रहे हो काम, तो वो जो 1 ईयर से 3 ईयर भी बढ़ जाएगा कि 3 साल तक आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा। इसके अलावा लिखा है कि कंज्यूमर जो है इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द सेलिब्रिटीज, तो सेलिब्रिटीज की भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले जरूर वेरीफाई कर ले, ठीक है। ये आपका सारा पॉइंट था मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड पेनल्टीज का। अब आ जाओ डिफरेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1986 और डिफरेंस बिटवीन 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और 2019 का, है ना।
तो क्या है सबसे पहले रेगुलेटर। 1986 की बात करें तो कोई भी सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, लेकिन 2019 में CCPA बॉडी बनाएगी। CCPA क्या है आपने भी पढ़ा, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, राइट। सेकंड है कंज्यूमर कोर्ट कि 1986 में जो कंज्यूमर है वो वहीं पे कंप्लेन करेगा जहां पे सेलर रहता है उस एरिया में, लेकिन उसके बाद 2019 में चेंज आया कि कंज्यूमर कहीं से भी अपने एरिया से भी कंप्लेन कर सकता है। थर्ड वन इज प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट लायबिलिटी की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया 1986 में था, लेकिन सिविल कोर्ट के थ्रू कि हम प्रोडक्ट लायबिलिटी की डिमांड तो कर सकते हैं लेकिन सिविल कोर्ट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन 2019 में प्रोडक्ट लायबिलिटी को हम कॉपरा के अंडर भी डिमांड कर सकते हैं। फिर आगे लिमिट्स चेंज हुई। 1986 में जो लिमिट्स थी वो क्या थी, डिस्ट्रिक्ट में अप टू 20 लाख टू 1 करोड़, 1 करोड़ से अबव, यही था डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। लेकिन 2019 में क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट में अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ टू 10 करोड़, अबव 10 करोड़, है ना। ई कॉमर्स की बात करें तो 1986 में ई कॉमर्स का कोई भी प्रोविजन नहीं था। क्या कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होती थी, नहीं होती थी। ऑनलाइन जो सेल्स होती थी उस पर था कुछ नहीं था, तो ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। लेकिन 2019 के एक्ट में ई कॉमर्स को इंक्लूड किया गया, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी सेल हो रही है सबको इक्वल माना गया, राइट। फिर लास्ट वन है मेडिएशन सेल्स। 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें मेडिएशन सेल्स, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए कोई भी चैप्टर नहीं था, चैप्टर इन द सेंस कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन 2019 में मेडिएशन सेल्स बनाए गए जिसमें जो है कंज्यूमर कोर्ट्स का काम आसान कर दिया गया, राइट। तो ये था आपका 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद 2002 में जो चेंजेस आए थे थोड़े बहुत वो करवाए, और 2019 में जो इंपॉर्टेंट है वो तीनों आपके डन है ये 2 क्लासेस में। इसको कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.